नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं खुशहाल रहेंगे। चिंता कम करिए और लाल किताब पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हुए आप उस पर काम करिए, तो आपकी जो एनर्जी है वो काम में आएगी। मैंने पिछली बार आपसे प्रॉमिस किया था कि ये इंट्रोडक्टरी जो दिया था पिछली बार, इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं सीधे टॉपिक पे आऊँगा। तो ये टॉपिक है हमारे ग्रामर पार्ट की। ग्रामर पार्ट में मानता हूँ कि फरमान नंबर 5 से फरमान नंबर 18 के बीच का ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसी में मेन पार्ट छुपा हुआ है। फरमान 5 के पहले का जो है उसमें का जो भी डिटेल है थोड़ा बहुत वो मैं आपको दे देता हूँ। मतलब सीधे सीधे उसमें जो चीज़ बताई हुई है उसको मैं, उसका भावार्थ जिसको मैंने बोला था वो करके मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले जो ये है कि लाल किताब में एक चेतावनी दी गई है कि आप इस विद्या को सीखिए, लेकिन एक अनुशासन में सीखिए। वो कैसे कि कुछ लोगों को लाल किताब काफ़ी कुछ आ जाता है, ईश्वर की कृपा से या उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से बहुत कुछ जान लेते हैं, और इस विद्या को जानने के बाद उनके मन में ये सहन शक्ति ख़त्म जैसी हो जाती है। वो बताने को तैयार रहते हैं, ऐसी चीज़ों को भी बताने को तैयार बैठे रहते हैं जो मना की गई हैं जिनके लिए, तो वो नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया है, आप उससे भलाई का काम करिए, चमत्कार मत दिखाइए। लाल किताब में जैसा बताया गया है कि माता के गर्भ में लड़का है या लड़की है, इसको बताने की सख्त मनाही है, क्योंकि कई लोग अपने स्टडी लेवल पे पूर्व जन्म के संस्कार या ईश्वर के कृपा से इतना अच्छा जान लेते हैं, वो बता दे सकते हैं कि माता के गर्भ में लड़की है या लड़का है। तो ये अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल नहीं बताएं। दूसरा है, उसके ऐब को ना बताएं जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। ऐब मतलब उसके माइनस पॉइंट्स को। तो इससे ये बताया गया है कि ये कोढ़ियों जैसी सज़ा मिलेगी आपको। ये पुराने ज़माने का एक वाक़यात होता है कि जब कोढ़ियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, बाहर रखे जाते थे, मतलब इतनी बड़ी सज़ा मिलती है। और मैंने ये देखा है कि इन चीज़ों से खिलवाड़ करने वालों को वाकई में बहुत अच्छी कड़ी सज़ा मिलती है। शारीरिक और मानसिक रूप से वो परेशान हो जाते हैं, पारिवारिक ज़िंदगी उनकी काफ़ी दुखदाई हो जाती है, और ऐसा महसूस कर होता है उनको कि वो हमेशा लोगों के से अपमानित होते रहते हैं। तो यही सोच के लाल किताब ने बताया था कि आप इन चीज़ों से दूर रहिए। ये इसके पिछले में बताए गए हैं। दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि किस्मत जो है एक समझ लीजिए एक वाटर फ्लो जैसा है, एक फिक्स क्वांटिटी की किस्मत आई है वाटर फ्लो की, वो बह रही है। अब बहते बहते कहीं पत्थर आ गया छोटा सा जिससे वो रुकावट हो रही, तो वो पत्थर को आप उपाय की मदद से हटा सकते हैं, लेकिन वो जो फ्लो की क्वांटिटी है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। फ्लो के रास्ते की रुकावट, अगर छोटा मोटा पत्थर है उसको हटा दीजिए, फ्लो बराबर हो जाएगा, उसके लिए ठीक है। लेकिन मान लीजिए फ्लो चट्टान है, मतलब बिल्कुल ज़मीन में धसी हुई बहुत बड़ी चट्टान है, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि ये ग्रहफल वाला है। छोटा सा जो पत्थर था वो राशिफल का था, और ये बड़ी चट्टान जो बीच में आ गई है और ग्रहफल की है, तो उसको छेड़ना लाल किताब में बिल्कुल मना किया गया है। ये बोला गया है कि इसका उपाय सिर्फ वही कर सकते हैं जो एक पद तक पहुँचे होते हैं, मतलब जिनको एक ईश्वर की विशेष कृपा होती, लेकिन वो भी एक बार ही कर सकते हैं। और इसमें एक शर्त और है कि इसमें जैसे एक कहावत है ना कि जान के बदले जान, मतलब आप जो करेंगे उसका नतीजा आपको या आपके परिवार को उसी रूप में भुगतना पड़ता है। जैसे बाबर हुमायूं का किस्से का लाल किताब में जिक्र किया है, इसीलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी जान जा रही है और उसका पूरा हो चुका है आयु, और आपने अति उत्साह में भर के कुछ ऐसा उपाय करा लिया, तो उसकी जान
तो थोड़ी देर के लिए बच गई, लेकिन ये जो घटना है ये आपके परिवार पे टूट पड़ती है, आपके परिवार। तो ये बना किया गया है। तो ये मैंने जो इसमें निकाला है वो ये है। और एक और बढ़िया अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया गया है पीछे कि आप किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से शेर आप पर उछाल मार के आपको ज़ख्मी कर सकता है। तो आप शेर और दीवार के बीच में एक शेर और अपने बीच में एक दीवार खड़ी कर सकते हैं। और लाल किताब के उपाय द्वारा शेर को नहीं मार सकते आप, मतलब लाल किताब के उपाय से आप किसी की बुराई नहीं कर सकते, किसी की हानि नहीं कर सकते। आप दीवार उठाते जाइए। शेर अगर ज़्यादा छलांग मारने वाला तो आप दीवार ऊंची कर दीजिए। इसका मतलब ये है आप उसी अनुपात में उपाय कर लीजिए। लेकिन आप ये चाहें कि हम उपाय द्वारा शेर मतलब तकदीर के फैसले को मार दें या बदल दें, तो वो संभव नहीं है। तो ये चीज़ जो है लाल किताब में स्पष्ट रूप में बताई गई है। फिर एक चीज़ एक जगह आती है, मैं ये सीक्वेंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ, लेकिन वो जो असली चीज़ जो नंबर 5 से शुरू करना है उसके पहले ये बताना बेहद ज़रूरी है मेरे लिए। एक जगह आती है कि बच्चा जब पृथ्वी पे आता है, माता गर्भ से जन्म लेता है, तो उसकी मुट्ठी बंधी होती है। ये तो सभी ने देखा है, उसकी मुट्ठी बंधी होती है। और क्यों बंधी होती है? उसकी मुट्ठी में हवा बंधी होती है। हवा मतलब गुरु या बृहस्पति, और बृहस्पति मतलब विधाता। वो मतलब मुट्ठी में विधाता के लेख को लेके आता है। ये तो दिया हुआ सब में इंटरप्रिटेशन यहाँ तक, लेकिन इसके आगे जो मेरे जो इंटरप्रिटेशन वो ये आता है कि हम लाल किताब में बंधी मुट्ठी 1, 7, 4, 10 खानों को भी बोलते हैं। इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि ये जो बालक या बालिका आई है, इसकी बंधी मुट्ठी के अंदर 1, 4, 7, 10 की दास्तान तकदीर के रूप में छुपी हुई है। मतलब जो भी लाया है इसी में लाता है। तो 1, 4, 7, 10 में अब 1, 4, 7, 10 घर में कोई प्लैनेट बैठे हों तो उनको कंसीडर करते हैं, या नहीं बैठे हों तो पारंपरिक कुंडली के हिसाब से वहाँ पे जो राशियाँ बैठी हों उसके मालिक को कंसीडर करते हैं। तो ये जो बच्चा आया है वो हाथ की मुट्ठियाँ बंद करके लाया है, उसमें 1, 4, 7, 10 खाने लाया है, और अपने तकदीर के हिसाब से उन खानों में क्या ग्रह हैं, किस हालत में हैं, कितना सपोर्ट दे सकते हैं या कितना नुकसान कर सकते हैं, उसकी दास्तान उस हथेली में रहती है। मतलब ज़िंदगी में वही मिलता है उस मुट्ठी के अंदर जो है, बाकी एडिशनल है। थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया तो कर दिया, बाकी एडिशनल है तो यही। अब इस पे ये बोला गया है कि अपना ये बच्चा बना कैसे। बच्चे को एनर्जी का बंडल मानते हैं। जब घर में आता है एक एनर्जी का बंडल है वो, मतलब बुध और गुरु इनके कॉम्बिनेशन से एक एनर्जी बंडल तैयार होता है। उसके आगे और उस पर चीज़ें और तत्व जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन बेसिक यही है। और इस एनर्जी बंडल को हमारे 9 ग्रह भी अपना प्रभाव देने लगते हैं, वो भी एनर्जी बंडल के रूप में, जिसको लाल किताब कहते हैं गिरह या गांठ। लाल किताब का जो मानना है मेरे हिसाब से कि वो ये है कि जो ये एनर्जी बंडल जो 9 बनते हैं इसके चारों तरफ बनते हैं। ये एनर्जी बंडल अब कैसे बने कि ये जो बच्चा जो एक खुद एक एनर्जी का गोला बना हुआ है, इससे जो वाइब्रेशंस उत्पन्न हुए और विभिन्न ग्रहों से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न हुए, वो दोनों आपस में अपना आकाश में उसके चारों तरफ मिलते हैं, आपस में टकराते हैं। वहाँ पे एक गिरह या गांठ तैयार होता है। उस गिरह के अंदर पर्टिकुलर ग्रह के एनर्जी इसके प्रोपोर्शन में ये जो बच्चा रिएक्ट कर रहा है वो इकट्ठा होता है, और पूरी ज़िंदगी उसी एनर्जी के नॉट से या गिरह से या गांठ से उसको मिलता रहता है रिटर्न में। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी का गांठ जो तैयार हो गया
उसमें जो एनर्जी इकट्ठी हो गई है वही है, वही तकदीर है। नौ ग्रहों ने उसके इंटरेक्शन से उसके चारों तरफ एक 9 गिरह तैयार कर लिए हैं। उसके अंदर उसके कर्म और परमात्मा के इच्छा के अनुसार जो उसको मिलना है तकदीर में, वो चीज़ें संग्रहित कर दी गई हैं, वो उसमें मिलता रहेगा उससे। तो इसीलिए जब ग्रह अपने गर्भ के अंदर बच्चा आता है तो सब 2 बच्चे आए या 3 बच्चे आए या 4 आए, सबके एनर्जी बंडल्स अलग अलग बनते हैं ऐसे रिएक्शंस के साथ। कैसे, इसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं। एक लेके कि बच्चा गुरु और बुध के रिएक्शन से बना, एनर्जी बंडल एक बना, और ऊपर आसमान में आप मान लीजिए शुक्र है, शुक्र की एनर्जी आई और इधर से बच्चे की एनर्जी इधर गई, मतलब आसमान की तरफ गई। तो ये 2 जहाँ मिलते हैं, 2 अपोजिट डायरेक्शन में आने वाले एनर्जी, वहाँ पे एक गिरह या गांठ का निर्माण हो जाता है। जब ये गांठ का निर्माण हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो एक तरह का बर्तन है, छोटा सा बर्तन है, जिसमें परमात्मा की मर्जी के अनुसार, इस बच्चे के कर्म और तकदीर के अनुसार और बच्चे के जो एमिट की हुई एनर्जी है उसके अनुसार शुक्र की जितनी मात्रा में एनर्जी इसको मिलनी है वो आके इकट्ठी हो जाती है और फिर वही मिलता रहता है उसको, कोई एक्स्ट्रा नहीं आती। अब हम जो वर्षफल की बात करते हैं, वर्षफल ये होता है कि जब ये ग्रह घूम फिर के आते हैं तो शुक्र की पोजीशन जो है उसके ऊपर कोई दूसरा ग्रह आ जाता है, तो इस तरह से एडिशन अल्ट्रेशन की एनर्जी चलती रहती है। लेकिन उसके लिए जितना उसको दिया गया है उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलता। तो ये हुई है गांठ की थ्योरी, जो मैं समझाऊँ। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ज़रूरी नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही बोल दिया। मेरे इतने साल से मैं जो समझ रहा हूँ कि हम लोग पारंपरिक ज्योतिष में सीधे ग्रहों से कनेक्ट होते हैं, ग्रहों का प्रभाव लेते हैं। लाल किताब ज्योतिष पे भी हम ग्रहों के प्रभाव को लेते हैं, लेकिन इस तरह से लेते हैं, ग्रहों की एनर्जी चली, बच्चे की एनर्जी के साथ रिएक्ट किया शून्य में, और जहाँ पे ये दोनों आपस में मिले वहाँ पर उन्होंने एक एनर्जी बंडल फॉर्म कर लिया। अब इस एनर्जी बंडल से उस जितनी संग्रह की, जितना बैंक अकाउंट में पैसा है उतना इसको मिलने लगा। तो ये है। अब मैं आता हूँ कि जो पहला आपका वो दिया हुआ है ना अपना क्या कहते हैं ग्रामर के लिए, तो उसमें फरमान में जो लिखा है आप देखिए, बड़ा सिंपल है ये। इसके बहुत से लोगों ने अर्थ लगाए कि बेटी आई पहले दुनिया या कि पहले माता हो, जोड़े बच्चे पेट माता, पहले जन्म में छोटा हो। अब इससे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है 2 लाइन का। इसीलिए मैंने कहा ये जो 2 लाइनर हैं कई जो मिलेंगे इनको आपको रटना है, बार बार इसको रटते रहेंगे, बार वाइब्रेशन पैदा होंगे, आपके दिमाग में जाएंगे और इसकी नई डेफिनेशन आपके दिमाग में आती रहेगी। तो अभी मैं इसका भावार्थ जो बता रहा हूँ कि इसमें ये है कि ये एक इशारा है अपना जो मसनूई ग्रह बनते हैं उसके ऊपर। कैसे कि जब 2 ग्रह मिलके मसनूई ग्रह बनाते हैं तो कई दफ़ा ये अपने मेन ग्रह का हिस्सा बन जाते हैं, मतलब उसका जो कमी है उसको पूरा करते हैं। अब यह हम क्या समझते हैं कि मान लीजिए बुध और शुक्र मिलके सूर्य बनाते हैं, ये हमने ले लिया। अब हम पीछे चलते हैं कि पहले बेटी आई कि पहले माता आई, जो वर्षों से चला रहा है ना, पहले मुर्गी के पहले अंडा, उसका ये रिफाइंड फॉर्म है। तो ये बहस चलती रही। अब सवाल ये है कि अंडे ने मुर्गी को बनाया या मुर्गी ने अंडे को बनाया, ये विचारनीय विषय है। तो यहाँ दिया है कि जुड़वा बच्चा जो माता के पेट में है ना, तो वो जो पहले जन्म लेता है वो छोटा होगा, जो बाद में जन्म लेता है वो बड़ा होगा। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि जो पहले जन्मा उसको मान लेते हैं बड़ा है और जो बाद में जन्म लेता है उसको छोटा है।
लेकिन लाल किताब का इंडिकेशन है कि जो पहले जन्म लेता है वो छोटा है और जो बाद में जन्म लेता है वो बड़ा है। अब यहाँ पे मस्नूई ग्रह कहाँ से आ गया? अब ये देखिए, यहाँ जुड़वे की ही बात की गई है, तीन की या 4 वाले बच्चों की बात की ही नहीं गई है, क्योंकि मस्नूई ग्रह 2 ही ग्रहों से बनते हैं। अब इसमें आप डीप पे जाएंगे तो क्या है, जितना मैं समझा है कि इसको बताने का मतलब ये है कि इस पे वरिष्ठ कौन सा है जो बताया है। पहले आया वो छोटा है, जो बाद में आया वो बड़ा है। इतना ही अर्थ नहीं है इसका। इसका मतलब है कि एक ग्रह के जो 2 मस्नूई पार्ट है, इनमें से कोई एक ऐसा ग्रह है जो बड़ा, मतलब कंपैरेटिवली पावरफुल ज़्यादा है दूसरे से। तो ये कौन सा ग्रह पावरफुल है, कितना पावरफुल है, दूसरे से कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसको देखने के लिए आपको लाल किताब कुंडली के हिसाब से दोनों ग्रहों का अलग अलग विचार करके देखना पड़ेगा कि किसके पीछे कितनी पावर है। इसको देखने का क्या मतलब? इसको देखने का मतलब ये है कि जैसे बुध और शुक्र मिलकर सूर्य बनाएगा, आपने ब्लाइंडली मान लिया कि सूर्य है तो ये सूर्य सपोर्ट करेगा। अब आपको ये देखना है कि सूर्य जो बना है उस पर कौन सा ग्रह डोमिनेंट है। बुध डोमिनेंट हो रहा है कि शुक्र डोमिनेंट हो रहा है? सूर्य तो बना वो, लेकिन बुध का डोमिनेंस उस पर ज़्यादा है या शुक्र का डोमिनेंस उस पर ज़्यादा है। दोनों की क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा जो आप देखेंगे। कभी आपको ये ऐसे जन्म कुंडली देखने आए तो आप इस नज़रिए से देखिए कि बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन से जो सूर्य बना है वो किस नेचर का हो रहा है। फिर दूसरी तीसरी कुंडली देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो बताया गया है ये छंद वृंद में, इसके पीछे कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ये जो कि अपने इस माता के पेट में जुड़वों के बीच की जो थ्योरी दी गई है वो ये है। अब जब आप देखेंगे कि ये आपको पता लग जाएगा कि इस जो बना है मस्नूई ग्रह, उसमें ये वाला हिस्सा ज़्यादा पावरफुल है तो उसकी गुण ज़्यादा आएंगे इसमें। वो इस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि किसी ये सूर्य बना शुक्र प्लस बुध के कॉम्बिनेशन से। अब शुक्र अगर डोमिनेटिंग है तो शुक्र किस चीज़ का आपने आके लग्जरी, ऐशो आराम, तरह तरह के जो उस आइटम उससे, और बुध जो है सीधा सीधा बिल्कुल ड्राई बिजनेसमैन है। तो इसको इस तरह से आपको पार्टीशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है ये। तो यहीं पे आप दोनों के नेचर देख लीजिए, उसके बाद देखिए किस प्लैनेट का डोमिनेशन है, मतलब कौन सा बच्चा वरिष्ठ है, कौन सा बच्चा कनिष्ठ है। ये मतलब है इस छंद वृंद का। तो ये मैंने इसका आपको भावार्थ बताया है। अब इसका जो हमने बताया था ना वो वाइब्रेशन वाली थ्योरी, वाइब्रेशन का अर्थ, किसके पीछे छुपा हुआ अर्थ, उसके लिए इसको आपको बार बार रट के याद करना पड़ेगा और हमेशा इसको ख्याल में आएगा। तब आप देखना कि इतनी आश्चर्यजनक चीज़ें आपके दिमाग में जनरेट होंगी। मैंने जो अभी आपको बताई है उससे और ज़्यादा कई चीज़ें आएंगी इसके अलावा। तो मैं ये पसंद करूँगा, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी चीज़ें आए आप मुझे भी बताएं, मेरा ज्ञान भी बढ़े। ये मैंने बार बार रिपीट करके मेरे अंदर ये सब ख्यालात आते गए तो ये मैंने आपको बता दिया। मस्नूई ग्रह है ये, और एक हमने बता दिया एक 10 7 4 बंद मुट्ठी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कृपया अगर पसंद आए तो मुझे बताइए। इसके बाद मैं दूसरा छंद बंद लूँगा, उसको भी इस तरह से मैं आपको बताऊँगा उसके क्या अर्थ होते हैं, और फिर आपसे अनुरोध करूँगा कि आप उसको याद करते रहें और उसके जो भी अर्थ निकले वो बताते रहें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे ये इस वीडियो को पसंद करते हुए मुझे इसके लिए अपना आशीर्वाद देंगे। तो चलिए फिर आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।